एक गांव में एक गरीब कुम्हार लखन अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। वो सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। उसकी बीवी सरला भी उसी की तरह मेहनती और अच्छे स्वभाव की औरत थी, लेकिन उसके ठीक बराबर में ही भीमा नाम का एक और कुम्हार भी रहता था, जो लखन के बिल्कुल विपरीत था। एक सुबह वो मजे से पलंग पर सो रहा था, तभी उसकी पत्नी मालती बोली, अरे उठ भी जाओ, अब क्या पलंग तोड़कर ही उठोगे? अरे थोड़ा और सोने दो ना भाग्यवान। कौन सी मेरी गाड़ी छूटी जा रही है? जरा बाहर निकल कर देखो, लखन कैसे सुबह सवेरे काम पर लग जाता है। उसने इतने सारे बर्तन भी बना डाले, और तुम हो जो दोपहर की धूप निकलने से पहले उठते ही नहीं हो। अरे बस उसकी ज्यादा तारीफ मत करो, उठ रहा हूँ अब मैं। भीमा झुंझलाता हुआ अपने घर से निकला तो लखन आराम से बैठा बर्तन बना रहा था। अरे कितने सारे मटके बना लिए इसने, इसका इतना माल तो दिखता भी नहीं है, फिर भी बेकार में सुबह से ही उठकर काम में लग जाता है बेवकूफ कहीं का। तभी एक सेठ लखन के पास आता है। अरे लखन, कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ सेठ जी, बताइए कैसे आना हुआ? अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, उसमें खाने पीने के प्रबंध में लगाने के लिए मुझे तुमसे मटके बनवाने हैं। करीब 100 मटके चाहिए होंगे। ये सुनकर लखन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, महीने भर के बाद इतने मटके खरीदने के लिए कोई आया है। तुम ठीक 1 सप्ताह में 100 मटके तैयार कर दोगे ना? ये सुनकर भीमा तेजी से वहां पहुंचा। अरे सेठ जी, इस लखन को रहने दीजिए, मैं आपको 80 मटकों के पैसे में 100 मटके दूंगा पूरे, बता रहा हूँ, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। भीमा, बात पैसों की नहीं है, लखन जो मटके बनाता है वो मजबूत और टिकाऊ होते हैं, और ये 1 दिन में काफी माल तैयार भी कर लेता है। और तुम्हारे बारे में तो पूरा गांव जानता है, दोपहर में सोकर उठते हो और उसके बाद भी सुस्ता सुस्ता कर काम करते हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये सुनकर भीमा मुंह बनाता हुआ अपने घर में वापस घुस गया। करवा ली ना अपनी बेइज्जती। अगर तुम भी सुबह उठकर मेहनत करना जानते तो वो सेठ सभी मटके तुमसे ही बनवाता, लेकिन तुम तो रोजाना दोपहर तक सोना, अब सोते रहो आराम से। अपनी बीवी का ताना सुन भीमा आग बबूला हो गया। ये गांव महाराज चंद्रभान के राज्य का एक हिस्सा था। उनकी राजकुमारी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। एक दिन राजकुमारी की तालाब में स्नान करने की इच्छा हुई। वो अपनी 2 दासियों के साथ तालाब पर पहुंची, लेकिन स्नान करके जब वो तालाब से बाहर आई तो उनको ठंड लगने लगी। बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आग का इंतजाम कीजिए, नहीं तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। राजकुमारी, हम अभी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं, हम उसमें आग जला देंगे और आप आराम से आग के सामने बैठकर अपना शरीर ताप लीजिएगा। नहीं, इतना समय नहीं है, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। राजकुमारी इधर उधर नजरें दौड़ाती हैं, तो उन्हें एक कुटिया नजर आती है। वो देखिए, सामने वो छोटी सी कुटिया है ना, वो खाली है, आप उसी में आग लगा दीजिए, हम उसके सामने बैठकर आग ताप लेंगे। लेकिन राजकुमारी, वो कुटिया किसी गरीब इंसान की होगी। वो सब हम देख लेंगे, आप जल्दी से आग जलाइए। राजकुमारी की आज्ञा अनुसार दासियों ने 2 पत्थर उठाए और उनकी मदद से कुटिया में आग लगा डाली। उसके बाद राजकुमारी आग के सामने बैठकर अपने शरीर को तापने लगी। हाँ, अब थोड़ी राहत मिली, और न जाने हमारा क्या हाल होता। राजकुमारी अभी अपने शरीर को ताप ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा सन्यासी वहां पहुंचा। वो जैसे ही कुटिया को जलते हुए देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अरे ये कैसे हुआ? मेरी कुटिया में आग किसने लगाई? ये सुन राजकुमारी उसके जवाब में बोलती है,
ऋषिवर, हमने अभी अभी तालाब में स्नान किया था। हमें बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए हमने आपकी कुटिया में आग लगवा दी। ये आपने ठीक नहीं किया राजकुमारी। मैंने ये कुटिया बहुत परिश्रम से बनाई थी। ऋषिवर, आप उसकी फिक्र ना करें, हम राजकुमारी हैं। हम महाराज से कहकर आपके लिए एक पक्का घर बनवा कर देंगे। आपको इतनी सी कुटिया में रहकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने राजकुमारी होने पर बहुत घमंड है ना, तभी आपने मेरी कुटिया में आग लगा दी, ये सोचकर कि आप हमें इसकी जगह बड़ा घर बनवा कर दे देंगी। लेकिन शायद आपको ज्ञात नहीं है कि परिश्रम से बनाई हुई कुटिया भीख में दिए गए घर से अधिक मायने रखती है। और मैं एक सन्यासी हूं, मुझे बड़े घर का लोभ नहीं है। जिस धन वैभव के बल पर आपने ये पाप किया है, वो धन वैभव अब आपके काम नहीं आ पाएगा। ये सुनकर राजकुमारी और उनकी दोनों दासियां भयभीत हो गईं। मैं आपको श्राप देता हूँ राजकुमारी, आप जल्द ही अपने पैरों से अपाहिज हो जाएंगी। आपका धन वैभव, आपका राजकोष कुछ भी आपके काम ना आ सकेगा। एक राजकुमारी होने के बावजूद भी आप अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। सन्यासी के इतना कहते ही राजकुमारी को अपने पैरों में दर्द महसूस होने लगा। दोनों दासियां परेशान हो उठी। वो जल्दी से राजकुमारी को किसी तरह रथ में बैठाती हैं और उन्हें लेकर महल पहुंचती हैं। महल पहुंचने के बाद राजकुमारी को कुर्सी पर बैठाया गया। महाराज, महारानी और सभी दरबारी उनको दर्द में कराहता हुआ देखकर परेशान हो उठते हैं। राजकुमारी, ये आपको क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतना कष्ट क्यों झलक रहा है? उनके जवाब में एक दासी बोलती है, महाराज, दोपहर राजकुमारी हमारे साथ तालाब में स्नान करने गई थी। तब दासी स्नान से लेकर कुटिया को जलाने और सन्यासी के श्राप देने तक की पूरी घटना महाराज को बता देती है। जिसे सुनते ही महाराज के पैरों तले जमीन निकल जाती है। मंत्री जी, उस सन्यासी की खोज प्रारंभ कीजिए और जैसे ही उनकी खबर लगती है तो हमें बताइए। हम उनसे जाकर स्वयं बात करेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे। अगर उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो राजकुमारी कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगी। महाराज की आज्ञा से सभी सिपाही और कोतवाल उस सन्यासी की तलाश में लग जाते हैं। कुछ दिनों की तलाश के बाद एक सिपाही दरबार में हाजिर होता है। महाराज, हमें एक सन्यासी मिले हैं। उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे वो निवास कर रहे हैं। क्या वो वही सन्यासी हैं जिन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया है? जी महाराज, उस दिन जो दासियां राजकुमारी के साथ थीं, उन्होंने उस सन्यासी को पहचान लिया है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अभी उनके पास ले चलिए। महाराज रथ में बैठ उसी सन्यासी के पास पहुंचते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, ऋषिवर, हमें क्षमा करें। हमारी राजकुमारी से जो भूल हुई है उसकी क्षमा हम आपसे मांगते हैं। आपकी राजकुमारी ने कोई छोटा पाप नहीं किया है राजन। हमें ज्ञात है ऋषिवर, परंतु हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। आप अपना श्राप कृपया वापस ले लीजिए, वरना हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हम अपने प्राण नहीं त्याग देते। अपने सामने महाराज को हाथ जोड़े खड़ा देख सन्यासी को उन पर दया आ जाती है। अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु उसका तोड़
अवश्य बता सकता हूं। जी अवश्य ऋषिवर, कृपया बताइए। आपके राज्य में एक ऐसा कुम्हार है जो बहुत ही परिश्रमी, ईमानदार और सबसे अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर राजकुमारी उस कुम्हार के मटके से पानी पी लेती हैं, तो वो एकदम ठीक हो जाएंगी। उसके बाद आपको उस कुम्हार को एक बड़ा घर पुरस्कार स्वरूप देना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो राजकुमारी फिर से अपाहिज हो जाएंगी। धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो। महाराज उसी समय राज्य में मुनादी करवा देते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज की उद्घोषणा सुनो। इस राज्य में जितने भी कुम्हार हैं, सभी अपने हाथ के बनाए मटकों में पानी लेकर दरबार में कल प्रस्तुत हों। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर लखन और भीमा भी उस आदमी के पास पहुंचते हैं। राजमहल में पानी खत्म हो गया है क्या, जो महाराज हम कुम्हारों के घर से पानी मंगा रहे हैं? अरे ऐसा नहीं है, राजकुमारी को एक सन्यासी ने श्राप दिया है, श्राप जिसके चलते वो अपाहिज हो गई है, समझे? और वो श्राप तभी हटेगा जब राजकुमारी एक ईमानदार, परिश्रमी और सच्चे कुम्हार के मटके से पानी पिएंगे, समझे? इसलिए ये ऐलान किया जा रहा है, जिस किसी कुम्हार के मटके से पानी पीकर राजकुमारी ठीक होंगी, महाराज उसको एक बड़ा घर और बहुत सा धन पुरस्कार स्वरूप भेंट देंगे, समझे? ये सुनकर सरला लखन से बोलती है, अगर ऐसा है तो आपको महल जरूर जाना चाहिए। हो सकता है आपके मटके से पानी पीकर राजकुमारी ठीक हो जाए। हाँ, मैं अवश्य जाऊंगा सरला। इनकी बातें सुनकर भीमा और उसकी पत्नी अपने घर में जाकर बातें करने लगते हैं। देख लिया आपने, अगर आप भी सच्चे अच्छे और मेहनती कुम्हार होते तो आप ही के मटके से पानी पीकर राजकुमारी ठीक होती और हमको एक बड़ा घर, धन दौलत सब मिलता। लेकिन आप तो बस मैं क्या ही बोलूं। इस पर भीमा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छलक आई। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, नया घर, धन दौलत, वो सब तो महाराज मुझे ही देंगे, सिर्फ मुझे। लगता है इनको सदमा लग गया है। रात होने पर भीमा अपने हाथ का बना एक मटका लेकर अपने घर से निकलता है। वो देखता है कि लखन के घर के आंगन में कुछ मटके रखे हुए हैं। वो दबे पांव लखन के घर के आंगन में पहुंचता है। वहां जाकर वो सिर्फ एक मटका छोड़कर लखन के सारे मटके तोड़ देता है। फिर उसे एक मटके की जगह अपने हाथ का बनाया मटका रखकर लखन के हाथ का बना मटका वो अपने घर ले आता है और फिर चुपचाप से खुश होता हुआ लेट जाता है। अब मुझे धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अगली सुबह राज्य के कई कुम्हार अपने हाथ में पानी का मटका लिए हुए दरबार में हाजिर होते हैं। मंत्री जी, सभी कुम्हारों से एक एक करके मटका लीजिए और राजकुमारी को पानी पिलाइए। मंत्री एक कुम्हार से मटका लेता है और उस मटके का पानी राजकुमारी को पिलाता है। राजकुमारी, उठने का प्रयास कीजिए। राजकुमारी उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से उठ नहीं पाती। नहीं पिताजी, हम नहीं उठ पा रहे। उसके बाद मंत्री लखन के हाथ से मटका लेकर उसका पानी राजकुमारी को पिला देता है। अरे लखन के जैसा सच्चा और अच्छा कुम्हार तो पूरे गांव में कोई नहीं है। अब तो राजकुमारी के ऊपर से श्राप हट ही जाएगा। हाँ राजकुमारी, अब पुनः प्रयास कीजिए। राजकुमारी फिर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं पिताजी, हम अब भी नहीं उठ पा रहे। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो सभी लखन के बारे में जानते थे। तभी भीमा बोलता है,
मंत्री जी, पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा सच्चा और अच्छा कुमार कोई नहीं है। आप मेरे मटके का पानी लीजिए, राजकुमारी अवश्य ठीक होंगी। ये सुनकर अब मंत्री भीमा के हाथ से मटका लेकर उसका पानी राजकुमारी को पिलाता है और उसके पीते ही पिताजी, हमारा दर्द खत्म हो गया है। तभी राजकुमारी भी अपने पैरों पर उठ खड़ी होती है और सभी गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। पिताजी, हम ठीक हो गए, देखा आपने? हाँ राजकुमारी, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आपके ऊपर से श्राप हट गया है। पूरे दरबार में अब खुशियों की लहर दौड़ जाती है और महाराज मंत्री से बोलते हैं, भीमा की वजह से राजकुमारी ठीक हुई है। भीमा को एक बड़ा घर और उसके साथ ही सोने की 1000 मुद्राएं इनाम में दी जाएं। ये सुनकर सभी दरबारियों ने ताली बजाई। भीमा लखन की तरफ देखकर शैतानी अंदाज में मुस्कुराया, लेकिन लखन के चेहरे पर जलन का नामो निशान भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? भीमा तो एक नंबर का आलसी और झूठा इंसान है। उसके हाथ के मटके का पानी पीकर राजकुमारी कैसे ठीक हो गई? सरला, राजकुमारी ठीक हो गई, इससे हमें प्रसन्न होना चाहिए। फिर चाहे वो मेरे मटके के पानी से ठीक हुई या भीमा के, इससे क्या फर्क पड़ता है? महाराज के आदेशानुसार भीमा को एक बड़ा घर बनवा कर दिया गया और 1000 सोने की मुद्राएं भी दी गईं। भीमा अपनी पत्नी के साथ आराम से उसमें रहने लगा। इधर लखन ने अपना काम जारी रखा और मेहनत करता रहा, लेकिन एक दिन पिताजी, पिताजी! क्या हुआ राजकुमारी को? राजकुमारी जहाँ खड़ी थी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उनको फिर से कुर्सी पर बैठाया गया और उनका दर्द फिर से बढ़ने लगा। राजकुमारी, अब आपको क्या हुआ? पिताजी, हमारे पैर फिर से काम नहीं कर रहे, बहुत दर्द हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? रात के समय भीमा अपने घर में मालती के साथ आराम से बैठा था। तभी 2 सिपाही उसके पास पहुंचे। भीमा, अपने हाथ का बनाया हुआ मटका लो और उसमें थोड़ा पानी लेकर महल चलो, तुमको महाराज ने बुलाया है। महाराज ने इस समय? भीमा के घर में उस समय उसी के हाथ का बनाया हुआ मटका था। उसने वही उठाया और उसमें पानी लेकर महल में पहुंचा। भीमा, तुम जल्दी से अपने हाथ के बने मटके से राजकुमारी को पानी पिलाओ, इनका दर्द बढ़ता जा रहा है। इस बार भीमा ने जैसे ही राजकुमारी को अपने मटके से पानी पिलाया तो राजकुमारी को कुछ महसूस नहीं हुआ। पिताजी, हमसे अभी भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। भीमा, ये क्या? पिछली बार तुम्हारे मटके से पानी पीकर राजकुमारी ठीक हो गई थी, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमको नहीं पता तो किसे पता होगा? महाराज, इस विषय में हमें एक बार फिर से उस सन्यासी से मिलकर बात करनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी, रथ निकलवाइए। महाराज रथ में सवार फिर से उस सन्यासी के पास पहुंचे और उसको सारा हाल बताते हैं। राजन, मैंने आपसे कहा था कि जिस कुम्हार के मटके का पानी पीकर आपकी राजकुमारी ठीक होंगी, आपको उसे एक बड़ा सा घर पुरस्कार स्वरूप देना होगा। ऐसा न करने पर राजकुमारी पुनः शापित हो जाएंगी। लेकिन ऋषिवर, हमने ऐसा ही किया है। जिस कुम्हार के मटके का पानी पीकर राजकुमारी पहले ठीक हुई थी, उसी को हमने एक घर और धन इनाम स्वरूप दिया था। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि वो मटका उसी कुम्हार ने बनाया था? अब महाराज का दिमाग बुरी तरह घूम गया था। वो महल पहुंचे और भीमा पर गरज कर बोले,
तुम सच सच बताओ भीमा, वो मटका तुम कहाँ से लाए थे? अगर वो मटका तुमने बनाया होता तो जो मटका अब तुम लाए हो उसका पानी पीकर राजकुमारी फिर से ठीक हो जाती। अब भीमा को समझ आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने अब राज से पर्दा हटाते हुए कहा, महाराज, मेरे घर के बराबर में रहने वाला कुम्हार लखन जो है वो एक सच्चा, परिश्रमी और ईमानदार कुम्हार है। मुझे पता था कि उसके हाथ के बने मटके का पानी पीकर ही राजकुमारी ठीक हो सकती है। इसलिए उस रात मैंने लखन के हाथ का बना मटका चुराकर अपने घर में रख लिया था और सुबह मैं उसी के मटके में पानी लेकर महल आया था, सिर्फ इसलिए कि मुझे आपसे पुरस्कार में धन और घर दोनों मिल जाए। महाराज, ये सुनकर महाराज का गुस्सा परवान चढ़ गया और बाकी सभी दरबारी भी हैरान रह गए। लखन को अभी दरबार में प्रस्तुत किया जाए। एक सिपाही तभी लखन को लेने उसके घर पहुंचा। लखन, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, और हाँ, अपने साथ अपने हाथ का बना हुआ एक मटका और उसमें थोड़ा पानी लेकर चलना। महाराज ने हमें बुलाया है? ऐसा क्या हुआ? तुम बस जल्दी से हमारे साथ चलो, बाकी जो पूछना है महाराज से स्वयं पूछ लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं। लखन के साथ साथ सरला भी महल पहुंची। महाराज की जय हो। बताइए महाराज, आपने हमें याद किया? मंत्री जी, लखन के मटके का पानी राजकुमारी को पिलाइए। मंत्री ने लखन के मटके का पानी जैसे ही राजकुमारी को पिलाया तो वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लखन, जो घर और धन हमने इस भीमा को दिया था, अब वो हम आपको देना चाहते हैं। परंतु महाराज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमारी तो भीमा के मटके का पानी पीकर ठीक हो गई थी, अब ये फिर से कैसे श्रापित हो गई? और इस बार मेरे मटके का पानी पीकर ये पुनः कैसे ठीक हो गई? नहीं, वो पानी भले ही भीमा के घर का था, लेकिन वो मटका तुम्हारे हाथ का बना था। ये कैसे हो सकता है महाराज? अब महाराज ने भीमा की तरफ देखा और भीमा ने सारा माजरा लखन को बताया। उसकी बात सुनकर लखन और सरला हैरान रह गए। अब तुम जल्दी से अपनी पत्नी के साथ उस घर में जाकर रहना प्रारंभ कर दो, और इस भीमा को हम अभी एक कठोर दंड देना चाहते हैं। महाराज, क्षमा महाराज। महाराज, भीमा ने जो किया वो अनुचित था, परंतु वो भी मेरी ही तरह एक गरीब कुम्हार है। कृपा करके आप उसे कोई दंड ना दें और कृपया इसे क्षमा कर दें। लखन, तुम वास्तव में ही बहुत अच्छे और दयालु इंसान हो। हम आपकी बात को काटेंगे नहीं। भीमा, हमने तुम्हें क्षमा किया। ये सुनकर भीमा ने लखन के आगे हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया। उसके बाद लखन सरला के साथ आराम से उस बड़े से घर में रहने लगा। लेकिन बड़ा घर और धन आने के बावजूद भी लखन ने अपना कुम्हारी का काम जारी रखा, क्योंकि जो कुछ भी आज उसके पास है वो उसे उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन की वजह से ही मिला है।